नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश चंद अमरेश एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और आज हम लोग एमए की एक सीरीज शुरुआत करते हैं जो है जल विज्ञान और समुद्र विज्ञान। तो आइए हम आज सभी लोग एक नए टॉपिक का शुरुआत करते हैं, एमए ज्योग्राफी, और इसको ध्यान से हम लोग देखते हैं। आइए सब थोड़ा सा हम लोग पाठ्यक्रम की बात कर लें। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित सन 2021 से लागू सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रम में ज्योग्राफी का आज सिलेबस हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो यह जो हमें ज्योग्राफी है वह में फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर है, और आज का जो यह पेपर है जल विज्ञान और समुद्र विज्ञान, हाइड्रोलॉजी एंड ओशनोलॉजी। सिलेबस की बात किया जाए तो सिलेबस हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत देखा जाए तो हाइड्रोलॉजी मतलब जल विज्ञान, और जल विज्ञान में हम लोग देखते हैं क्या क्या टॉपिक हम लोगों को अध्ययन करना है। यूनिट फर्स्ट की बात किया जाए तो मीनिंग, अर्थ, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी साइकिल, एलिमेंट ऑफ हाइड्रोलॉजी साइकिल, मेन्स इन्फ्लुएंस ऑन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, transpiration factor affecting evaporation from free water surface and soil। फिर यूनिट सेकेंड की बात किया जाए सोल मॉइस्चर एंड इट्स जोन इन्फिल्ट्रेशन, ग्राउंड वाटर, ओशन स्टोरेज, रिचार्ज एंड डिस्चार्ज, रन ऑफ इट इज सोर्स एंड कंपोनेंट्स, factor affecting runoff, principle and determinism of water balance and its application in the crop production। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग ओशनोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड की बात करें, ओशनोलॉजी, रिवेलेशन ऑफ ओशनोग्राफी इन अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंस, डिफिनीशन ऑफ ओशनोग्राफी, सरफेस configuration of ocean floor, distribution of temperature and salinity of the ocean and sea। इसके बाद यूनिट 4 की बात किया जाए, सर्कुलेशन ऑफ ओशनिक वेव, टाइड्स एंड करेंट्स ऑफ द अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन, मैरीन डिपॉजिट्स एंड कोरल रीफ, ओशन एंड स्ट्रॉस ऑफ द रिसोर्स फॉर द फ्यूचर। अब हम सभी लोग इसको अंतर्गत हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं, और ये बहुविकल्पी प्रश्न क्या हैं आइए हम सभी लोग समझते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यह में सेकेंड सेमेस्टर का यह सीरीज लॉन्च हो रहा है, इस बार 75 नंबर का और 75 क्वेश्चन का, ध्यान दीजिएगा 75 मार्क्स और 75 क्वेश्चन का पेपर होगा। तो आप लोगों के गोल्डन चांस हैं 75 में 75 मार्क्स लाने का। यदि कभी भी रिटेन एग्जाम होता तो आप 75 में 75 मार्क्स नहीं ला सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, तो आप 75 में 75 क्वेश्चन ला सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तब तक के लिए एक बार आप लोग वीडियो की क्वालिटी और इसकी आवाज़ आप तक सही पहुंच रही हो तो एक बार अंगूठे का निशान लगा दीजिए, और जो भी आपके इष्ट मित्र दोस्तों हो यदि इस वीडियो तक नहीं पहुंच पाया है तो उनको एक बार शेयर कर दें, जिससे भी उनको भी ये लाभान्वित हो सके। तो अमरेश एकेडमी ज्योग्राफी के क्लासेस आपको परिपूर्ण रूप से पूरी तैयारी करने के लिए संकल्पबद्ध है, और इसमें भी कहीं भी कोई त्रुटियाँ होती है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको सुधारने के लिए आप सुझाव दे सकते हैं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं भाई बहुविकल्पी प्रश्नों का। और बहुविकल्पी प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, हाइड्रोलॉजी किसका विज्ञान है। ध्यान दीजिएगा, जो हाइड्रोलॉजी है वह किसका विज्ञान है, हाइड्रोलॉजी किसका विज्ञान है। तो जैसा कि पेपर का ही नाम है हाइड्रोलॉजी एंड ओशनोलॉजी, तो हाइड्रोलॉजी किसका विज्ञान है, ऑप्शन को देखते हैं और उस ऑप्शन के अनुसार उत्तर देने का प्रयास करते हैं। क्या यह हवा तथा मृदा का विज्ञान है, क्या यह सड़क एवं नगरों का है, जल का है या वायुमंडल का है।
तो देखिए हाइड्रोलॉजी किसका है, हवा और मृदा। मृदा हवा की बात किया जाए तो किसके की कौन सा साइंस होता है भाई, हवा के लिए एटमॉस्फेयर और मृदा के लिए सोल होता है। सड़क और नगर के लिए हम लोग जानते हैं नगरीय भूगोल, और जल के लिए क्या होता है, वायुमंडल के लिए एटमॉस्फेयर। तो जल के लिए ही हाइड्रोलॉजी होता है। किसके लिए होता है भाई, जल का विज्ञान क्या कहलाता है, हाइड्रोलॉजी कहलाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रीन हाउस प्रभाव। ध्यान दीजिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव, थोड़ा इसको जूम किया जाए, अब आपको सही दिख रहा होगा, बड़े अक्षरों में हो गए। दूसरा है ग्रीन हाउस प्रभाव वायुमंडल में किस गैस के बढ़ जाने के कारण होता है। ध्यान दीजिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव हम लोग जिसे कहते हैं हरित गृह प्रभाव, इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ग्रीन हाउस इफेक्ट। वायुमंडल में किस गैस के बढ़ जाने के कारण होता है, क्या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान दीजिए, ग्रीन हाउस प्रभाव, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हम लोग कहते हैं, हरित गृह प्रभाव कहते हैं, वायुमंडल में किस गैस के बढ़ जाने के कारण होता है, नाइट्रोजन के बढ़ जाने के कारण या ऑक्सीजन के या हाइड्रोजन के या कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो हम लोग आप सभी लोग देखे होंगे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, CO2, जब CO2 बढ़ जाता है, मीथेन बढ़ जाता है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के बढ़ जाने के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। आगे के क्वेश्चन लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई, ब्रायन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रायन क्या है, एक गैस, एक द्रव, एक तीव्र खारा जल या सामान्य जल। तो ब्रायन क्या है, ध्यान दीजिएगा, ब्रायन जल में लवण की मात्रा को बताने वाला एक कारक है, ठीक है। और यह ब्रायन क्या है तो पूछा जा रहा है, गैस है, नहीं गैस नहीं हो सकता, द्रव है, नहीं, सामान्य जल है, तो सामान्य जल हो सकता है, लेकिन जब उसमें ऑप्शन दिया हो तीव्र खारा जल तो यह सामान्य जल भी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, तीव्र खारा जल। ब्रायन क्या है, तो तीव्र खारा जल है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ग्रीष्म ऋतु में झीलों के सूखने का मुख्य कारण है। ध्यान समझिए, ग्रीष्म ऋतु में, ध्यान समझिएगा, ग्रीष्म ऋतु में झीलों के सूखने का मुख्य कारण क्या है, वर्षा, हिमपात, अवरोधन, वाष्पन। सूखने का कारण, चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, यदि ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होगा तो क्या झील सूख जाएगा, नहीं भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हिमपात होगा तो क्या झील सूख जाएगा, हिमपात का मतलब बर्फ होगा, और वो बर्फ आएगा तो जल भरेगा, तो क्या जल भर जाएगा तो सूखेगा, नहीं सूखेगा भाई। अपरोधन, अपरोधन का मतलब होता है जब वर्षा ऋतु में अर्थात बाढ़ के पानी को हम रोक लें तो क्या झील सूख सकता है, जी नहीं सूख सकता है। तो कैसे सूखेगा, वाष्पन से। ध्यान दीजिएगा, जल वाष्पन से सूखता है। जब ग्रीष्म ऋतु होता है, वाष्पन होता है, तो जल धीरे धीरे समाप्त होता है और वह अंत में सूख जाता है। तो करेक्ट आंसर डी होगा। आइए हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। सभी ऑप्शनों को समझते चलेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, कैसे वर्षण प्राप्त होता है। ध्यान देंगे, कैसे वर्षण प्राप्त होता है, वर्षा के रूप में, हिमपात के रूप में और अपरोधन के रूप में और उपरोक्त सभी। वर्षण का मतलब कैसे होता है, प्राप्त होता है भाई, वर्षण के रूप में होता है, हाँ ये बात तो सही है। हिमपात के रूप में होता है, यह भी बात सही है। अपरोधन के रूप में होता है, यह भी बात सही है। अर्थात उपरोक्त डी सभी रूपों में प्राप्त होता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा, आगे की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब दिख रहा होगा पूरा क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आ गए और 6 को हम लोग देखते हैं। जल ऊर्जा के लिए, ध्यान दीजिएगा, जल ऊर्जा के लिए नदियों पर बांध बनाने हो उपयुक्त मैदानी भाग में नहीं होने के कारण क्या हैं। ध्यान दीजिएगा, जल ऊर्जा के लिए नदियों पर बांध बनाने के लिए उपयुक्त जो स्थल होता है वो मैदान नहीं होता है। कौन? मैदान नहीं होता है। क्या कारण है? पानी की कमी, मैदानों में कम वर्षा का होना, अधिक वाष्पन, कम विभवांतर का होना। जो मैदान है वहाँ पानी की कमी तो नहीं होनी, ठीक है ना, ऐसा कारण तो नहीं हो सकता। मैदानों में वर्षा का कम होना, मैदान में वर्षा कम, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अधिक वाष्पन, ये भी कोई बात नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए, कम विभवांतर का होने के कारण लोग मैदानी भाग में बांध नहीं बनाते हैं। विभवांतर का मतलब यह होता है कि हम यदि मैदान में बनाते हैं तो हमें चारों ओर उसको डिवाइडर बनाना होगा, और ये मिट्टी के होंगे तो कभी भी यह मतलब टूट सकते हैं। इसीलिए हमें जो अधिक से अधिक पहाड़ी वाले क्षेत्र होते हैं तो उन पहाड़ी वाले क्षेत्रों में हमें क्या होता है कि कई तरफ से बांध होते हैं, और मतलब बड़े बड़े पर्वत या ठोस चट्टानें होती हैं, और हमें कम खर्च में कम दूरी पर ही डैम बना दिया जाता है, जिससे यहाँ से हम बिजली उत्पादन या ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। यही कारण है कि मैदानी भाग में इसका विभवांतर कम होता है, इसलिए मैदानी भाग में हम बांध नहीं बनाते हैं। ठीक है, अर्थात डी आंसर इज द करेक्ट आंसर होगा। अगली बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन नंबर 7, जल ऊर्जा उत्पादन में जल की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, जल ऊर्जा उत्पादन में जल की आवश्यकता क्यों पड़ती है, अर्थात हम बिजली उत्पादन करते हैं तो इसमें जल की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आगे ध्यान दीजिएगा, टरबाइन्स को ठंडा करने के लिए, टरबाइन्स को घुमाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, भाप उत्पन्न करने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल ऊर्जा अर्थात विद्युत हम जिसे कहते हैं, जल विद्युत उत्पादन करने के लिए हमें जल की आवश्यकता क्यों होती है, ये पूछ रहा है। तो क्या कह रहा है, टरबाइन को ठंडा करने के लिए। ऐसी तो कोई बात नहीं है भाई ठंडा करने के लिए। टरबाइन को घुमाने के लिए, हाँ ये तो बात सही है। क्या भाप उत्पन्न करने के लिए, ऐसी तो कोई बात नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अर्थात हम लोग बी, टरबाइन को घुमाने के लिए ही जल की आवश्यकता होती है। अर्थात टरबाइन क्या होता है भाई, जैसे डैम हुआ है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ से ये डैम बना हुआ है, डैम के नीचे यहाँ पर पंखे लगे होते हैं, और इन पंखों पर पानी जितना हम ज़्यादा छोड़ेंगे तो घूमना शुरू करेगा, और जब घूमना शुरू करेगा तो पानी को हम और तेज कर सकते हैं, और ये जो पानी टरबाइन से गिराते हैं वो केवल घुमाने के लिए करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नदी की, ध्यान दीजिएगा, नदी की उपनदी अर्थात ट्रिब्यूटरी क्या होती है। नदी की उपनदी क्या होती है। उपनदी आप नाम सुने होंगे, क्या होती है, इसी को हम लोग सहायक नदी भी कहते हैं। तो उपनदी क्या कहलाती है, नदी से निकलती है, नदी से जुड़ती है, कभी नदी से निकलती है, कभी नदी से जुड़ती है, उपरोक्त में से कोई नहीं ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, नदी की जो नदी उपनदी होती है उसी को हम लोग सहायक नदी कहते हैं। एक मुख्य नदी आ रही है तो उसमें से जाकर के जुड़ जाती है, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी कहते हैं या उपनदी कहते हैं। अर्थात करेक्ट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बी सही उत्तर होगा, ठीक है ना। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। भाखड़ा नांगलबाद किस राज्य में अवस्थित है। पंजाब में है, हरियाणा में है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा नांगलबाद कहाँ है भाई, ये पंजाब और कहाँ है, तो पंजाब में है, हरियाणा में है, तो यह पंजाब में है। थोड़ा सा इसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं, थोड़ा लेट तो होगा लेकिन आपको विधिवत जानकारी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए भाई हम सभी लोग देखते हैं
ठीक है ना, कि ये बांध कहाँ है। यह बांध हिमाचल प्रदेश में है, देख रहे हैं मैप आप लोग, ठीक है ना। और यहाँ पर है, कहाँ है, किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। इस नदी का नाम है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध भी हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों के बॉर्डर पर स्थित है। भाखड़ा बांध कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। नांगल बांध कहाँ है, पंजाब में है, ठीक है ना। भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भाखड़ा नांगल बांध का जहाँ जल संग्रह होता है उसे गोविंद सागर झील कहते हैं, ठीक है ना। और ये है हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो आप सभी देख रहे हैं, इसके थोड़ा सा और देखें तो ये यहाँ पर है, उसको काट करके पोंग बांध, ब्यास नदी, यहाँ भाखड़ा नांगल बांध, सतलज नदी इत्यादि को दिखाया गया है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग हिमाचल प्रदेश में स्थित भाखड़ा नांगल बांध आप समझ गए कि कहाँ यह अवस्थित है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो सही है, और इसको क्या कहते हैं, गोविंद सागर बांध झील कहते हैं और गुरुत्वीय बांध है। इस चीज को ध्यान से समझिएगा और समझने का प्रयास भी कीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है, आइए भाई हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की औसत, ध्यान दीजिएगा, भारत की औसत वर्षा कितनी है। 10 सेमी है, 119 सेमी है, 139 सेमी है, 153 सेमी है। भारत की जो औसत वर्षा है वह कितना है भाई, 119 सेमी है, अर्थात करेक्ट आंसर बी होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीय ताप में वृद्धि से क्या होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भूमंडलीय ताप में वृद्धि से क्या होगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। भूमंडलीय तापन से कहते हैं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है ना। समुद्र का जल स्तर कम हो जाएगा, समुद्र जल स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, भूजल का स्तर बढ़ जाएगा। तो जो भूमंडलीय तापमान होता है जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, ग्लोबल वार्मिंग हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। भूमंडलीय तापन, तो भूमंडलीय तापन से क्या होता है, वृद्धि से, ध्यान दीजिएगा। जब भूमंडल का ताप बढ़ जाएगा तो क्या होगा, क्या जल स्तर बढ़ जाएगा, जल स्तर कम हो जाएगा, या जल स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जो वार्मिंग ग्लोबलिंग होती है वह बर्फ को पिघलाती है। क्या करती है भाई, बर्फ को पिघलाती है। जब बर्फ को पिघलाएगी तो जल स्तर बढ़ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जल स्तर बढ़ जाएगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। वार्मिंग ग्लोबलिंग क्या काम है भाई, वार्मिंग ग्लोबलिंग जल हिम को पिघला देता है, हिम जब पिघल जाएगा तो जल स्तर बढ़ जाएगा, जब जल स्तर बढ़ जाएगा तो धरातल जलमग्न हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, और 12 क्या कह रहा है, जलाशयों में वाष्पन कम करने में सबसे अधिक प्रभावी इनमें से कौन है। प्रभावी क्या है, एथाइल एल्कोहल, जलाशयों से वाष्पन कम करने में एथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, सीटाइल एल्कोहल या ब्यूटाइल एल्कोहल। ध्यान देंगे, हम लोग अभी चर्चा किए होंगे कि जो पारा होता है और एल्कोहल होता है, यह एल्कोहल, ये जो दो तत्व ऐसे होते हैं जो न यह अत्यधिक टेम्परेचर से वाष्पित होते हैं या अत्यधिक हिम से ये जमते हैं। इनकी बहुत बड़ी एक खासियत है। तो यहाँ पूछा जा रहा है जलाशय में कम वाष्पन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो कम वाष्पन को करने के लिए हम सीटाइल एल्कोहल का उपयोग कर सकते हैं, ठीक ना। सीटाइल एल्कोहल अर्थात करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, इसका उपयोग कर सकते हैं, इसके वाष्पन कम हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 और 13 को ध्यान से देखते हैं। वनों को काटने से क्या होगा, वनों को काटने से क्या होगा, क्या नदियों में बहाव बढ़ेगा, नदियों में बहाव कम होगा, भूजल बढ़ेगा या अवसाद वहन होगा। ध्यान दीजिएगा,
वन है, वन को हम काटेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो पर्यावरण हमारा खराब होगा, ठीक है ना। लेकिन ये क्या करता है भाई, जल, हम लोग पढ़ रहे हैं जल विज्ञान, तो जल विज्ञान में वन का क्या महत्व होता है। ये क्या करेगा, नदियों में बहाव बढ़ेगा या नदियों में बहाव कम होगा, या भूजल बढ़ेगा या अवसाद वहन कम होगा। ध्यान देंगे, जब नदियों के इर्द गिर्द हम पेड़ पौधे होते हैं तो वह पेड़ पौधे होते हैं तो जल के बहाव को रोकते हैं, कम करते हैं। लेकिन वही जब जल वन को हम काट देते हैं तो क्या करता है, मैदान साफ हो जाता है, और साफ होने के कारण जो नदियों का बहाव होगा वह तीव्र हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर ए होगा, ठीक है। नदियों में बहाव बढ़ जाएगा। आगे की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सामान्य बांध क्यों बनाए जाते हैं। सामान्यतः बांध क्यों बनाए जाते हैं भाई, बाढ़ नियंत्रण हेतु, जल ऊर्जा उत्पादन हेतु, सिंचाई हेतु, उपरोक्त सभी कार्यों के लिए। हम बांध क्यों बनाते हैं, किसके लिए भाई, नियंत्रण, बाढ़, जल को नियंत्रण करने के लिए, अर्थात जो बाढ़ हो जाता है, फ्लड हो जाता है, उसको हम रोकने के लिए बांध बनाते हैं। जल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी बनाते हैं, सिंचाई के लिए भी बनाए जाते हैं। इसलिए बांध को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, ठीक ना। ये मल्टीपल जो होता है ना, ये एक साथ एक डैम बनाते हैं, एक साथ ढेर सारे काम होते हैं, इसलिए बहुउद्देशीय परियोजना होते हैं। अर्थात एक साथ जब कई काम होते हैं तो इसलिए से उपरोक्त जितने भी ये काम हैं सबके सब होंगे, ठीक है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको ध्यान से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं और 15 क्या पूछ रहा है, वह क्षेत्र जहाँ कृषि कार्य हो पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। वह क्षेत्र जहाँ कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं हो पाता है उसे क्या कहते हैं, शुष्क क्षेत्र कहते हैं, या आर्द्र क्षेत्र कहते हैं, या अर्ध आर्द्र क्षेत्र कहते हैं, और उपरोक्त में से कोई नहीं कहते हैं। जहाँ हमें पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं होगा वह क्षेत्र क्या होगा, सूखा होगा, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा भाई, शुष्क क्षेत्र कहलाएगा। आर्द्र का मतलब होता है नमी, अर्थात कुछ वर्षा, ठीक है ना। तो यह क्या कहलाएगा, शुष्क क्षेत्र कहलाएगा। और आर्द्र क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि आर्द्र मीन्स होता है नमी, नमी का मतलब जहाँ वर्षा होता रहता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वृक्षारोपण की क्या उपयोगिता है। वृक्षारोपण अर्थात पेड़ पौधे लगाने से हमें क्या फायदा है, क्या हमें यूटिलिटी प्राप्त होती है। क्या यह मृदा कटाव को कम करता है, क्या यह मृदा कटाव को बढ़ाता है, क्या इसका मृदा कटाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्या यह हवा का तापमान बढ़ाता है। ध्यान देंगे क्या ऑप्शन हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, यह क्या करेगा भाई, मृदा कटाव को कम, उपयोगिता ध्यान दीजिएगा, मृदा कटाव को कम करता है या मृदा कटाव को बढ़ाएगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है मृदा कटाव को बढ़ाए। इस मृदा कटाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी कोई बात नहीं, प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह तापमान बढ़ा देता है, ऐसा तापमान से कोई प्रभाव मतलब तो है नहीं। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। यह मृदा कटाव को कम करता है। यदि हम वृक्षारोपण लगा करते हैं तो यह मृदा जो अपरदन होता है, अपरदन को रोकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है भाई, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, या मासिनराम मेघालय भारत में होती है, या सोनबिलक ऑस्ट्रिया में होती है, चेरापूंजी असम भारत में होती है, या वाशिंगटन डीसी अमेरिका में होती है। ध्यान दीजिएगा, सोनबिलक ऑस्ट्रिया ये तो है नहीं, चेरापूंजी यहाँ असम जो कर दिया है इसलिए ये नहीं होगा, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में नहीं होगा, तो कहाँ होगा, मासिनराम। ध्यान दीजिएगा, यदि चेरापूंजी मासिनराम मेघालय भारत लिखता तो सही है। ये चेरापूंजी यहाँ न लिख करके यदि यहाँ लिखता चेरापूंजी
तो सुपर और बेस्ट होता। तो आप याद रखिए, चेरापूंजी मासिनराम मेघालय भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 18। इस 18 को ध्यान समझते हैं। वर्षा मापन यंत्र का सर्वप्रथम आविष्कार तथा प्रयोग कहाँ हुआ था? वर्षा मापन यंत्र का सर्वप्रथम आविष्कार तथा उपयोग कहाँ हुआ था? इसको ध्यान से हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिए, क्या यह चीन में, कोरिया में, भारत में या अमेरिका में? वर्षा मापन यंत्र का सर्वप्रथम आविष्कार कहाँ और प्रयोग कहाँ हुआ था? आविष्कार तथा प्रयोग कहाँ हुआ था? तो यह कहाँ हुआ था भाई? भारत में हुआ था, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निस्सरण की इकाई क्या कहलाती है? निस्सरण की इकाई क्या कहलाती है? घन मीटर प्रति सेकंड कहलाती है, वर्ग मीटर प्रति सेकंड कहलाती है, मीटर प्रति सेकंड कहलाती है या वर्ग मीटर प्रति वर्ग सेकंड कहलाती है? तो निस्सरण की इकाई क्या कहलाती है? घन मीटर प्रति सेकंड कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, घन मीटर प्रति सेकंड। निस्सरण की इकाई क्या कहलाती है? तो घन मीटर प्रति सेकंड कहलाती है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 20, वर्षा की गणना कैसे की जाती है? वर्षा की गणना कैसे की जाती है? वर्षा अनुकारक से, वर्षा संवेदन से, हुक प्रणाली से, वर्षा प्रमापी से। हम वर्षा की जो गणना करते हैं, वर्षा का जो मापने का अंतर है उसे करते हैं वर्षा मापी से करते हैं, अर्थात जब वर्षा प्रमाप होता है उसी से हम क्या करते हैं? वर्षा की गणना करते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्षा मापन की इकाई क्या है? लीटर है या मिमी है या वर्ग मिमी है या मिमी प्रति सेकंड है? तो जो वर्षा की मापन की इकाई होती है वह एमएम होता है, मिमी। ठीक है ना, हम एमएम में इसकी गणना करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है ना, करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा, मिलीमीटर। ठीक है, आगे की को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है, कटाव किसे कहते हैं? कटाव किसे कहते हैं? मृदा के अपरदन को, जलाशयों से वाष्पन को, बालू के बहाव को, वृक्षों के जल अवशोषण को। ध्यान दीजिएगा, कटाव, कटाव का मतलब होता है अपक्षय। ध्यान देंगे, ठीक ना। अब कटाव किसे कहेंगे भाई? ध्यान दीजिएगा, कटाव क्या इसमें वाष्पन को कहेंगे? नहीं। बहाव को कहेंगे? बालू के बहाव को कहेंगे? नहीं। वृक्षाकोषण को कहेंगे? नहीं। जो मृदा अपरदन है ना, मृदा अपरदन जब चलता रहता है तो उसमें क्या करता है? वह कटाव करता चलता रहता है। इसी को हम लोग अपक्षय भी कहते हैं। अर्थात अपरदन से, मृदा के अपरदन से कटाव होता है और कटाव होने के कारण ही वो क्या होता है भाई? अपक्षय होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, नदी का मेंडरिंग किसे कहते हैं? मेंडरिंग किसे कहते हैं? नदी का मेंडरिंग किसे कहते हैं? नदी का ऊपर तथा नीचे जाना, नदी के बहाव की दिशा का बार बार बदलना, नदी का वर्टेक्स करना, नदी की हाइड्रोलिक उछाल करना। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, मींडरिंग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा या मार्ग परिवर्तन करना। क्या होता है अर्थ भाई? मार्ग परिवर्तित करना। अर्थात इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। नदी के बहाव की दिशा बार बार बदलना मतलब मार्ग बदलना क्या कहलाता है? मींडरिंग कहलाता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 को ध्यान से देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम क्यों होती है, या पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा क्यों होती है? ध्यान समझिएगा। मानसून लाने वाली वायु अरावली पर्वत से बाधित होती है, मानसून लाने वाले वायु अरावली पर्वत से बाधित नहीं होती है, यह प्रांत गर्त में स्थित है, यह प्रांत वर्षा की छाया क्षेत्र में स्थित है।
चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दिए, पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा होती है। पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा होती है, तो थोड़ा सा मैप में हम लोग ड्रा करते हैं राजस्थान के बारे में, और राजस्थान देखिए कहाँ है, ठीक है ना। तो आप ध्यान देंगे, ये वाले भाग को हम देखें तो ये राजस्थान कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? राजस्थान कहलाता है। इसमें जो पश्चिमी भाग होते हैं ना, इसमें वर्षा नहीं होती है। कारण क्या है? यहाँ पर एक अरावली पर्वत है, ठीक है ना, और यहाँ पर दो पर्वत श्रेणियाँ हैं, एक विंध्याचल पर्वत और चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक अरावली पर्वत श्रेणी है जो दिल्ली तक फैली हुई है। इसके बाद एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है विंध्यक्रम पर्वत श्रेणी। इसके बाद एक सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये सभी पर्वत श्रेणी राजस्थान में कम वर्षा होने का कारण बनते हैं, क्योंकि ये मानसून को इधर आने या रोकने में बाधित करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये भी ध्यान देना होगा, जो अरावली पर्वत है, ठीक है ना, ये अरावली पर्वत क्या करती है? ये बाधित नहीं होती है, लेकिन यहाँ से ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक है ना, ये बाधित होती हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? जो मानसून भारत में, ठीक है ना, भारत में मानसून लाने वाली अरावली पर्वत से बाधित होती है, ऐसा कम वर्षा, ऐसा रीजन कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये रीजन नहीं है। तथा रीजन क्या हो सकता है? मानसून। ध्यान देंगे, क्या कहता है भाई? अरावली पर्वत से बाधित होती हैं? नहीं, बाधित तो नहीं होती हैं, बाधित होती हैं, ठीक है ना। अरावली पर्वत ही क्या करता है? अरावली पर्वत ही राजस्थान में कम वर्षा करने का मूल कारण होता है, अर्थात बाधित नहीं करता है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा बी, अरावली पर्वत मानसून बाधित नहीं होता है, ठीक है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से दीजिएगा। अर्थात आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्या है, ध्यान दीजिएगा। समुद्र का पानी नीला प्रतीत होता है, क्यों? पानी के नीले रंग के कारण, समुद्र बहुत गहरा होने के कारण, आकाश तथा जल परमाणु से प्रकाश का परावर्तन तथा छितरण होने के कारण। अगला, आकाश के नीला होने के कारण, ठीक है ना। तो आकाश जो हमारा नीला है क्यों प्रतीत होता है? तो वह आकाश नीला होता है, ऑप्शन नंबर सी, आकाश तथा जल परमाणु से प्रकाश परावर्तन और छितरण होने के कारण। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की मृदा, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश की मृदा मुख्यतः कैसी है? लाल है, उत्पादन न करने वाली रेतीली है, जलोढ़ है, लेटराइट है। उत्तर प्रदेश, बिहार नाम सुनेंगे, पंजाब, हरियाणा, ये जो मिट्टियां हैं नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियां हैं, ठीक है ना। जो अवशेष भाग लाए जाते हैं नदियों द्वारा, उसको कहा जाता है, जो हर बार बाढ़ आता है तो खंदर बांगर का निर्माण होता है। आप ट्रिक सुने होंगे ना, ट्रिक क्या है भाई? भात बा खा, ठीक है ना। क्या कहता है भाई? भात बा खा, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ कैसी हैं? तो ट्रिक है भात बा खा। आप तो सुने होंगे, भात से क्या होता है, तो से क्या होता है, बा से क्या होता है, खा से क्या होता है। भात से होता है भावर, तो से क्या होता है भाई? तराई, बा से होता है बांगर, खा से होता है खांदर। तो ये भारत की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ये मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती है? जहाँ पर संपूर्ण क्षेत्र में एक बार वर्ष में कम से कम पूरे जल से ढक जाए, जो
पूरे जल से ढक जाता है उसे जल ओढ़ अर्थात धरातल मिट्टी जल को ओढ़ लेती है, इसलिए जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, पौधों के विकास के लिए उपयोगी मृदा आर्द्रता कैसे प्राप्त होती है? उपयोगी मृदा आर्द्रता कैसे प्राप्त होती है? गुरुत्व जल से, कोशिकीय जल से, रासायनिक विधि द्वारा व्यवहारिक जल से, वायु में उपलब्ध आर्द्रता से। ध्यान दीजिएगा, जो पौधों के जल के विकास होती है मृदा का आर्द्रता होता है वह किससे होता है? कोशिकीय जल से होता है, अर्थात कोशिकीय जल करेक्ट आंसर बी होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मौसम अनुमान के लिए टीवी पर दिखाए जाने वाली तस्वीर लिए जाने वाले का समय क्या है? जो मौसम अनुमान के लिए ध्यान देंगे, टीवी पर दिखाई जाने वाली तस्वीर लिए जाने का समय टाइम क्या है? ठीक है ना, टाइम क्या है तो ध्यान देंगे। तो क्या समय है भाई? क्या वह 12 बजे दोपहर है, या 8:30 बजे प्रातः है, या 2:30 बजे दोपहर है, या 4:30 बजे सायं है? तो मौसम अनुमान के लिए टीवी पर दिखाए जाने वाले जो तस्वीर लिए जाती है उसका जो समय है वह 2:30 बजे दोपहर का होता है। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के किस राज्य में भूजल के आर्सेनिक प्रदूषण से सबसे अधिक गंभीर समस्या होती है? पश्चिम बंगाल से, असम से, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से। तो जो आर्सेनिक प्रदूषण होते हैं भूजल में वह सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर सी होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा केमिकल फैक्ट्रियां हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिन के समय में जल स्रोतों जैसे झील, तालाब इत्यादि का तापमान भूमि के तापमान से अधिक होता है या कम होता है? जहाँ भी झरने या झील होते हैं, तालाब होते हैं, वो भूमि के तापमान से क्या होता है? अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, या ऋतु पर निर्भर करता है? तो ध्यान दीजिएगा, दिन के समय में जो भूमि का तापमान है उसके तापमान से और झील के तापमान कम होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं? कम होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। पानी क्या है? पानी क्या है? क्या पूर्ण विसारक है या पूर्ण अवशोषक है, परावर्तक है, या कोई नहीं? पानी क्या है भाई? परावर्तक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ध्यान देंगे, भारत में सैटेलाइट डाटा कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? श्रीहरिकोटा से, पोखरण से, जम्मू कश्मीर से, हैदराबाद से। भारत में जो सैटेलाइट डाटा प्राप्त किए जाते हैं वह कहाँ से होते हैं भाई? हैदराबाद से होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। श्रीहरिकोटा, पोखरण, जम्मू क्या है भाई? जम्मू में तो नहीं होता है, पोखरण श्रीहरिकोटा में ऐसा कुछ होता है, लेकिन विशाखापट्टनम में सैटेलाइट या उपग्रह वहाँ से भेजे जाते हैं। ठीक है, आइए आगे हम लोग को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है इसको देखते हैं। प्रकाश की किरण हवा से पानी में जाने पर थोड़ा झुक जाता है, क्यों? प्रकाश की किरण हवा से पानी में जाने पर थोड़ा झुक जाती है, क्यों? अवशोषण के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, या कोई नहीं? तो क्या ऐसा कारण है प्रकाश की किरण हवा से पानी में जाने पर थोड़ा झुक जाता है? वह अपवर्तन के कारण। किसके कारण भाई? अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, संसार में उपलब्ध कुल जल की मात्रा से लवण जल का क्या प्रतिशत है? संसार में उपलब्ध कुल जल की मात्रा से लवण जल का क्या प्रतिशत है? क्या यह 61% है, 33% है, 97% है,
67% है या 97% है। संसार में उपलब्ध कुल जल की मात्रा में लवण जल का प्रतिशत कितना है भाई? 97% जल है, जल लवण है। तो लवण का प्रतिशत हम लोग कैसे दर्शाते हैं? लवण का प्रतिशत हम लोग कैसे दर्शाते हैं? लवण प्रतिशत लिखा हुआ है तो कैसे हम लोग दर्शाते हैं? ध्यान दीजिए, जो 97 लिखा है 97%, तो इस 97% को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ पर, ठीक है ना, इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं 97%। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं हम लोग और आगे की ओर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण है? कम दाब, उच्च दाब, कम तापमान या उच्च तापमान? उष्ण जो कटिबंधीय है, हाई बेल्ट प्रेशर से लो बेल्ट प्रेशर की होता है, ठीक है ना। तो उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंध जो चक्रवात होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो उष्ण कटिबंध का चक्रवात जो बनता है वह किसके कारण बनता है? लो बेल्ट प्रेशर अर्थात कम दाब के कारण बनता है। करेक्ट आंसर ये होगा। आइए आगे की ओर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। भारत में वर्षा मुख्यतः क्यों होती है? भारत में मुख्यतः वर्षा क्यों होती है या किसके कारण होती है? मानसून से होती है, फ्रंटल से होती है, पर्वतों के कारण होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत एक मानसूनी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए भारत में क्या होता है भाई? मानसून से ही वर्षा होती है मुख्यतः, है ना, मुख्यतः मानसून से होती है। तो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं मानसून भारत में कैसे बनता है, इसके बारे में आप लोग सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को समय देना होगा और इसको थोड़ा सा हम लोग अब देखते हैं भारत में मानसून कैसे आता है। तो हम देखेंगे दक्षिण अमेरिका, ध्यान दीजिए, दक्षिण अमेरिका का एक स्थल है, फिर से देखते हैं, सही नहीं बन पाया, और चलिए भाई ठीक है, यहाँ एक पेरू है, पेरू तट से पश्चिमी की ओर आने पर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया, ध्यान देंगे हम लोग, ये ऑस्ट्रेलिया के तट से ऊपर होते हुए यह इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा और सुमात्रा द्वीप से होते हुए यह जल संधियों से निकल करके आती है, अफ्रीका के पूर्वी तट से टकरा करके पुनः वापस जाती है, तो भारत में ये केरल के तट पर पहुंचता है। तो यह एक विभिन्न प्रकार के वायु में परिवर्तन होता है, ठीक है ना, अचानक ये मौसम परिवर्तन होता है। यह लगभग प्रत्येक 10 साल में 1-2 बार गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। तो जब गड़बड़ होता है तो वहाँ भारत पर सूखा पड़ता है। तो ये स्थिति ये है। थोड़ा सा इसमें हम लोग जब जल संधि पढ़ेंगे या जलधारा पढ़ेंगे ना, तो जलधारा में यह एक जल का, यहीं पर देखिए 2 विपरीत धाराएं चलती हैं, जिसको हम्बोल्ट महोदय ने इसका अध्ययन किया था। कौन किए थे भाई? हम्बोल्ट महोदय ने किया था। तो इस पेरू के तट को पेरुद धारा कहते हैं, लेकिन साथ साथ हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। तो ये प्रोसेसिंग है, ठीक है ना, इसलिए भारत में मानसून होता है और भारत में मानसून का निर्माण होता है तो 1 जून को केरल के तट पर ही पहले टकराता है। तो हम समझ गए ये भारत में किस प्रकार से वर्षा होती है। तो भारत में मानसून से वर्षा होती है। करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ध्यान देते हैं। वर्षण के लिए वायुमंडल में केवल नमी की मात्रा जरूरी होती है, हाँ या नहीं? और ऑप्शन इसमें नहीं है, ठीक है ना, 2 ही ऑप्शन से काम चला रहा है, यस नो से। तो वर्षण के लिए वायुमंडल में नमी की मात्रा की जरूरत होती है? नहीं भाई, नमी रहेगा तो वर्षा नहीं होगा, इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा। आगे कह रहा है धूल के कण वर्षण के लिए क्या अनिवार्य हैं? जी हाँ, धूल के कण वर्षण के लिए अनिवार्य हैं। करेक्ट आंसर या हाँ, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। वर्षा की बूंदे, ध्यान देंगे, वर्षा की बूंद का आकार कैसा होता है? गोली होता है, बेलनी होता है, अर्धगोली होता है या उपयुक्त में से? गोली का मतलब गोला,
बेलना का मतलब इस तरीके से, अर्धगोली आधा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ए गोली होगा। ठीक है, आगे की ओर से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं, वर्षा की गणना कैसे करते हैं, और आज के सेशन का लगभग अंतिम प्रश्न होगा। ठीक है, वर्षा की गणना कैसे करते हैं, आयतन से, ऊंचाई से, क्षेत्रफल से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वर्षा की गणना हम ऊंचाई से करते हैं। कैसे करते हैं भाई, ऊंचाई से करते हैं। आज के सेशन का यह अंतिम प्रश्न है, और किसी भी समस्या का समाधान पाने के लिए आप एक व्हाट्सएप नंबर 94 51 91 26 और 21 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और किसी भी प्रश्न का जैसे आपको पूछना होगा परावर्तन क्या है, ठीक है ना, और विभिन्न प्रकार के वर्डों को आप लिख करके पूछ सकते हैं, और आपको लिखित रूप में आपको दिया जाएगा। ठीक है ना, और एक बार आप सभी लोगों ने अपने भाई के इस प्रयास को यदि अच्छा है तो एक बार अंगूठे का निशान जरूर करिएगा और लाइक करिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि सभी को लाभान्वित हो सकें, और साथ साथ मुझे भी लाभान्वित कर सकें। तो आज बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।